आप पे सलामती हो। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां। हम गुफ्तगू कर रहे थे IMF के मुतालिक, उसकी पॉलिसियों के मुतालिक और उसके जो असरात गरीब ममालिक पे मुरतब होते हैं उसके मुतालिक, और वो शराइत या वो जो अहदाफ हैं IMF के, जिसको पूरा करने के लिए इन अदारों को बनाया गया, उन अहदाफ तक पहुँचने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उस पर भी हम बात कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि IMF का हर प्रोग्राम जिस मुल्क में भी जाता है, वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक डिबेट होती है, एक मुज़ाकरात होते हैं, जो तवील मुज़ाकरात कई नशिस्तों में होते हैं, जिसमें कुछ चीज़ों का तयन किया जाता है। मसलन किसी मुल्क की मईशत को कितनी रकम दरकार है ताकि उसको फौरी तौर पे जो ज़रूरत है पैसों की, डॉलर्स की, जो उसने पेमेंट्स करनी है, जो ट्रेड बैलेंस कायम करना है, उसके लिए कितने रकम दरकार है, और ये रकम उस मुल्क को जो दी जाएगी तो फिर ये इसकी वापसी कैसे होगी, और उस रकम की वापसी नहीं बल्कि उसके सूद की, शरह सूद की, मुनाफे की और असल की वापसी किस तरीके से होगी, और वो मुल्क किस तरीके से ये फंड जनरेट करेगा, जिन फंड्स को एक साथ की शक्ल में वापस IMF को या IMF के जो दीगर मुतलका अदारे हैं, जो बैंक्स हैं, जो मुख्तलिफ नामों से दुनिया में हैं, उन बैंक्स से पैसे दिलवाने भी IMF ने है और उनको वापस भी उसने करवाने हैं। तो वो किस तरीके से होंगे और ये पैसे कैसे जनरेट होंगे, उसके लिए कौन सी ऐसी पॉलिसीज वज़ा की जाएंगी जिसके ज़रिए वो गरीब मुल्क जो कर्ज लेने पे मजबूर है, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तो उससे पूछा जाता है कि आप तयन करें कि ये किस तरीके से पैसे वापस करेंगे, और फिर वो कभी भी तयन नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो इस काबिल होते तो उनको इस नहज तक भी ना पहुंचना पड़ता। तो फिर इसका तयन IMF के माहिरीन करते हैं, जो लंबी चौड़ी जो मशावरतें होती हैं, जो उनकी बैठकें होती हैं, उसमें तय किया जाता है, और उन ममालिक को बताया जाता है कि आप ये फंड्स जो वापस करने हैं उसके लिए आपको टैक्सेस लगाने होंगे, और वो टैक्सेस जो दो तरीके से होते हैं, जिनमें ज़्यादातर इन्हसार किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, जो आमतौर पे बराह रास्त गरीब लोगों पे या सार्फिन पे लगता है, जो जिसका आगाज़ 17.5% से होता है, जो चाय की पत्ती, चीनी, घी, आटा, खाद, जो भी आप खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, बिजली खरीदते हैं, या मोबाइल का जो लोड करवाते हैं, उस पर वो टैक्स आपको देना पड़ता है, कई तहों पे देना पड़ता है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देना पड़ता है। तो उसका तय करवाया जाता है कि इस तरीके से टैक्स लगाए जाए, और सिर्फ इसी पे नहीं बल्कि अजाफी टैक्सों के लिए तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ, और फिर कुछ टैक्स सरमायादारों को या सनतों पे वो भी लगाए जाएँ, जिन पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, और अगर ज़ोर दिया जाता है तो उस पर अमल दरामद के लिए इतनी कोशिश नहीं की जाती। IMF के ये जो तमाम शराइत होती हैं, इनको पाकिस्तान जैसे ममालिक अपनी कौमी माशी पॉलिसी करार देते हैं, क्योंकि ये इस काबिल तो होते नहीं है कि अपनी कोई खुद से कौमी माशी पॉलिसी वज़ा कर सकें। इनमें बहुत सारे ममालिक, पाकिस्तान जैसे, वो तो 70-74 साल गुजरने के बावजूद वहाँ ये बहस भी अभी तक मौजूद है कि यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, ये कौम है या कसीरुल कौमी मुल्क है, कोई पाकिस्तानी कौम भी है या नहीं है। और बिल्कुल इसी तरीके से कभी कौमी इश्यूज़ पे, मुल्की इश्यूज़ पे
कभी लोगों को भी इस काबिल नहीं समझा जाता, वफाक की जो इकाइयाँ हैं उनको भी इस काबिल नहीं समझा जाता, और आम आदमी को तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं समझा जाता कि पॉलिसी को तयन करने के लिए लोगों से राय ली जाए, राय आमा का जायजा लिया जाए मुख्तलिफ तरीकों से। जैसे बाज़ ममालिक में रेफरेंडम होता है, बहुत सारे ममालिक में ये डिबेट को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक, यानी जो कौमी असम्बली अगर है किसी मुल्क में तो वहाँ पे भी ये मबाहिसे होते हैं, और निचली सतह पे छोटे से छोटे जो दर्जा हैं वहाँ पे भी ये मुबाहिसे को उतारा जाता है, मीडिया में मुबाहिसे को उतारा जाता है, सेमिनार्स करवाए जाते हैं कि किसी भी शोबे में जो पॉलिसीज़ हैं उनका तयन क्या हो, अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या चाहते हैं, अवामी मफाद क्या है। तो पाकिस्तान में ऐसे कभी नहीं हुआ, होता ही नहीं है। यहाँ पे ख़ास तौर पे माशी कौमी पॉलिसी वही होती है जो IMF वज़ा करके देता है। और जैसे मैंने कहा कि वो उसमें एक तो ये होता है कि आप टैक्सेस लगाएं, मज़ीद टैक्सेस लगाएं, लेकिन इस पे बात ख़त्म नहीं होती। बात बहुत ख़तरनाक दायरों के अंदर इंसर्ट करती है, दाखिल हो जाती है। मसलन कहा जाता है कि ये जो आप अपने मुल्क के अंदर ये जो खिदमात दे रहे हैं, रेल की शक्ल में, पोस्ट की शक्ल में, हवाई सर्विस, हवाई जहाज़ की शक्ल में, एयरपोर्ट्स की शक्ल में, ये जो बिजली आप फराहम कर रहे हैं, ये जो टेलीफोन आप दे रहे हैं, और इस तरह की दीगर सहूलियात जो रियासत देती है और पाकिस्तान की रियासत देती आई है, जैसे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे सरकारी शोबा खाद बनाया करता था, चीनी बनाया करता था, घी बनाया करता था, स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान की ज़रूरियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्टील की प्रोडक्शन है उसके ज़रिए पूरे करता था। और इसी तरीके से बहुत सारी टेक्सटाइल की सनत थी या मुख्तलिफ खिदमात के शोबे थे। तो IMF का मुतालबा ये होता है कि इन खिदमात को ख़त्म किया जाए। हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो लोगों को मुफ्त या सस्ती खिदमात फराहम करे, इसको निजी शोबे में मुंतकिल किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में इन अदारों को, इन महकमों को बेच दिया जाए। और चूँकि यहाँ पे थैचराइट इकॉनमी को मुतारफ़ कराया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, तो थैचरिज्म की डिमांड या उसके असूलों के मुताबिक कि अगर किस 1 रुपए में भी स्टील मिल बिकती है तो उसको बेच दिया जाए। जो बैंक्स हैं वो 1 रुपए में भी कोई बैंक बिकता है तो उसको बेच दिया जाए और उससे जान छुड़ाई जाए। और इसमें कई मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई। मतलब ये एक पूरी पॉलिसी वज़ा की गई कि पहले उन अदारों के अंदर ऐसे मैनेजमेंट को दाखिल किया गया जिसने उसका इमेज ख़राब किया, उसकी सर्विस को ख़राब किया। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करके निजकारी के लिए एक माहौल बनाया। मुख्तलिफ हुकूमतों ने, आप कह सकते हैं कि ये रियासती सतह पे ये पॉलिसी को लागू किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो रियासती अदारे थे, जो अवाम के अदारे थे, जो अवाम को मुफ्त के करीब या बहुत ही सस्ती खिदमात और पैदावार दे रहे थे, उन सनतों को, खिदमात के जो अदारे थे, उनके डिसिप्लिन को तबाह किया गया, उनकी प्रोडक्शन को ख़राब किया गया, उनके इंटरनल मामलात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया। और फिर उसको खूब ज़राए अबलाग पे उसकी तशहीर की गई कि ये देखें जी, ये स्टील मिल है, ये तो खसारे में जा रही है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये खसारे में जा रहा है, ये बिजली का शोबा खसारे में जा रहा है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं थी। किसी हद तक खसारे में लेके जाया गया, लेकिन बहुत सारे अदारों का और शायद सारे अदारों का माजी ऐसा नहीं था। जितने अदारे थे उसमें चंद एक को छोड़ के बाकी सारे मुनाफा बख्श अदारे थे। मतलब यहाँ पे खाद बनती थी, नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन एक अदारा हुआ करता था जिसके खाद के कारखाने थे। ये मीरपुर माथेलो में भी
जो पाक सऊदी फर्टिलाइज़र है, ये इस नाम का अदारा था, जो अब नहीं है, अब फौजी फर्टिलाइज़र है, इसकी निजकारी की गई। ये मुनाफा बख्श अदारा था। कोई ऐसा साल नहीं था इस खाद के कारखाने के बनने के बाद जिस साल इसने ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला सर्टिफिकेट या अवार्ड हासिल ना किया। लिहाजा ये बात ही गलत थी कि ऐसे अदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है जो मुनाफा नहीं देते या नुकसान देते हैं। तो फिर पाक सऊदी फर्टिलाइज़र को उसकी निजकारी क्यों की गई? उसने तो कभी एक साल भी उसको नुकसान नहीं हुआ था। पीटीसीएल की निजकारी की क्या वजह थी? पीटीसीएल हर साल अरबों मुनाफा देने वाला अदारा था और उसमें कभी खसारे का कोई खदशा तक जाहिर नहीं किया गया था। और इसी तरह जो बैंक्स थे, जो हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से कहानी शुरू हुई थी, अलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक और बहुत सारे बैंक को तसव्वुर कर सकता है पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पे 72-73% काला धन होता है, कि यहाँ पे बैंक्स खसारे में हो? कभी किसी ने सुनी है ये खबर? आज तक कभी कोई बैंक खसारे में नहीं गया। और इन बैंकों को बस कैसे बेचा गया कि ये जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक था इसकी निजकारी की गई। इसके उस वक्त असासे 65 अरब रुपए के थे और इसको मियां मंशा जो नवाज शरीफ का फ्रंट मैन था उसको 86 करोड़ रुपए में गई थी। मालियाती अदारों को एक अलामती तौर पे इन छोटे छोटे अदारों को बेचा गया और असल मंजिल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक है, जिसको अब खुद मुख्तार करके बिल्कुल आईएमएफ और गैर मुल्की जो माशी जादूगर हैं या लुटेरे हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो निजकारी का वहशियाना खेल खेला गया, ये आईएमएफ की कंडीशन थी, आईएमएफ की शराइत में अहम शर्त थी और अभी भी है कि जो अदारे बच गए हैं उनको भी बेचा जाए। और इसमें कितना बड़ा पाकिस्तान के अवाम को खसारा मसलसल बर्दाश्त करना पड़ा, कितनी बड़ी महंगाई का सामना करना पड़ा, ये एक अलग मौजू है और जिस पे हम तफसील से बात करेंगे कि ये घी कैसे महंगा हुआ, ये खाद कैसे महंगी हुई, ये जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर में बनने वाली चीज़ें थी, सीमेंट थी, स्टील थी, तो इनको जब निजी शोबे में के हवाले किया गया या कुछ को बिल्कुल बंद कर दिया गया तो उसका फिर बोझ किसको उठाना पड़ा? वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अवाम थी। लेकिन ये आईएमएफ की शर्त थी। आईएमएफ की शराइत तवील भी हैं और संगीन भी हैं। मसलन दरामदी ड्यूटियों का खात्मा पाकिस्तान में आलमी साम्राज्यी अदारों की शराइत के तहत हुआ और उसका मकसद ये था कि गैर मुल्की मसनूआत पाकिस्तान के अंदर बगैर टैक्सेस के आ सकें और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा के यहाँ से ले जा सकें। और फिर जब से ये पॉलिसी बदली तो हमें बहुतात गैर मुल्की मसनूआत की नज़र आती है जो पूरी मईशत में से एक बड़ा हिस्सा यहाँ से लूट के ले जाते हैं, क्योंकि एक शर्त और भी है कि बाहर से कोई दरामद शुदा पैदावार आए, कारें आए, मशीनरी आए या कोई और चीज़ आए तो उस पर बाहर से आते हुए भी टैक्स नहीं लगेगा और यहाँ पे बिकते हुए भी उसको बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी। और बिकने के बाद जो पैसे हैं उस पे भी जो अमूमी कवानीन है यहाँ पे कि टैक्स की अदायगी है या बाज़ ममालिक में परसेंटेज होती है कि आप यहाँ से कितने पैसे बाहर ले जा सकते हैं, तो वो तमाम कदगने दूर भी आईएमएफ ने यहाँ पे करवाई। अब इससे भी संगीन शुबजात हैं जिसमें एक लंबी तवील फहरिस्त है और मैं समझ रहा हूँ कि हम चूँकि तकरीबन हर रोज़ ही इसी मौजू पे बात करेंगे जब तक आईएमएफ का एक अमूमी चेहरा मैं अपने तौर पे आपके सामने न पेश कर दूं। वजह वही है कि आईएमएफ को एक निजात दहिंदा बना के पेश किया जाता है
وجہ بالکل یہ ہے کہ میڈیا پہ وہ تمام مہلک پالیسیاں جو لوگوں کو غریب کرتی ہیں، لوگوں کو کنگال کرتی ہیں، ریاست کو غریب کرتی ہے، ریاست کو اثاثوں سے محروم کرتی ہیں، ریاست کی جو ایک بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے اس سے محروم کرتی ہیں، یہ ساری IMF کے شرائط کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔